हाँ जी, नमस्कार साथियों। कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, जिस पर अपन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा जो सौर ताप है या सूर्य तप है, जिसको इंसोलेशन बोलते हैं, और दूसरा है अपना ऊष्मा बजट। ठीक है, इनसे संबंधित तो देखेंगे कि पृथ्वी पर जो तापमान है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, अपनी पृथ्वी की सतह को किस प्रकार ये बैलेंस रूप में, ये नहीं कि एक संतुलित रूप में रहता है, या किस प्रकार ये सूर्य ताप है विभिन्न स्थानों पर उनका वितरण है वो अलग अलग है, उनको प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। पहला ही दे रखा अपना जो टॉपिक है वो दे रखा है सूर्य तप। इसको सॉरी इंसोलेशन, ठीक है ना। यानी कि सूर्य से आने वाला जो ताप है या सूर्य से प्राप्त अपनी पृथ्वी की सतह पर जितने भी जीव जंतु वनस्पति है उनके लिए ऊर्जा का जो स्रोत है वो एकमात्र क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो है सूर्य। और सूर्य से ही अपने को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा की प्राप्ति किस रूप में होती है, तो वो सौर विकिरण के रूप में होती है। किस रूप में होती है, सौर विकिरण के रूप में। सौर विकिरण के रूप में किसी भी ऊर्जा या ऊष्मा का जो चालन है वो तीन रूपों में होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि एक विकिरण विधि है, एक चालन विधि है और एक सेवन विधि है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था, ठीक है, इनमें तीनों में अलग अलग प्रकार से होता है। तो अपना जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वो किस रूप में होती है, सौर विकिरण के रूप में। और सौर विकिरण है वो किस प्रकार से तरंगे हैं, वो लघु तरंगे हैं। किस प्रकार की तरंगे हैं, लघु तरंगे हैं। ठीक है, इसको ही अपना सूर्य तप बोलते हैं। यानी कि जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण जो विकिरण के रूप में सूर्य से जो ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है वही अपना वो क्या कहलाता है, सूर्य तप। और वो किस रूप में होता है, विकिरणों का लघु तरंगों के रूप में। और ये लघु तरंगे ही है जो कि पृथ्वी की सतह को प्राप्त होती है और उनसे अपने ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है वायुमंडल को, और वायुमंडल इससे गर्म होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये सूर्य तप या सौर विकिरण एक समान रूप से सभी स्थानों पर समान रूप से प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, समान रूप से नहीं होता है। क्योंकि जो पृथ्वी का आकार अपन देखते हैं एक जियोड प्रकार की, यानी भूआब। ठीक है, इसकी आकृति किस प्रकार की है, जियोड की। यानी कि यहाँ से सूर्य की विकिरण यहाँ पर सीधी पड़ रही है, लेकिन यहाँ इसी स्थान पर तिरछी है और इसी स्थान पर तिरछी है। यानी कि एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तथा यहाँ का जो वायुमंडलीय पदार्थ है, ठीक है, उन पदार्थों को पार करके, यानी कि उसकी पारदर्शिता के आधार पर भी इसको विकिरण है अपनी, जो कि सौर विकिरण प्रभावित होती है। इसका मतलब सभी स्थानों पर समान रूप से सौर विकिरण प्राप्त नहीं होती। एक तो इनका स्थानीय विन्यास, जो स्थानीय जो विवरण है वो भी अलग है, तथा इनके क्षेत्र विशेष के लिए प्रभावित करने वाले कारक भी अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे। ठीक है, मेनली अपने को ध्यान रखना है इस तिरछी जो वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल है, इसका जो ऊपरी परत है वायुमंडल की, ठीक है, जैसे कि ये पृथ्वी की सतह है, अपन कल जो वायुमंडल की परतें पड़ी, इसकी ऊपरी परत से सौर विकिरणें जो प्राप्त होती है उसके अंदर सबसे जो ऊर्जा है अपने को वो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, इस अनुपात में अपने को ऊर्जा की प्राप्ति होती है सूर्य से पृथ्वी पर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई जो पृथ्वी की या वायुमंडल की जब ऊपरी परत है वहां से अपने को प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है उसका माप क्या है, तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि एक प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये जो क्षेत्र है वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो गया। और इस क्षेत्र के अंदर सूर्य की विकिरण है वो 1 मिनट के अंदर कितने, 1 मिनट के अंदर जो ऊर्जा मिलती है वो है 1.94 कैलोरी। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा दे रखी है प्रभावित करने वाले, इनको फिर देखते हैं कि भाई सभी स्थानों पर इस प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है, तो देखते हैं कि उनको सभी स्थानों पर एक जैसी ऊर्जा प्राप्त या सौर विकिरण प्राप्त नहीं होती है। तो उनको प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ प्राकृतिक कारक है, जैसे कि वैसे सभी प्रकार के प्राकृतिक कारण हैं, लेकिन इनकी जैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी से संबंधित कारक देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ है इनकी जो दूरी है, तो वो जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों ओर जो पृथ्वी इसके चारों ओर इसी कक्षा में, ठीक है, जैसे ये इसके चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ये क्या कहलाया, पृथ्वी का परिक्रमा कक्ष। ठीक है, एक प्रॉपर परिक्रमा कक्ष है, उसी कक्षा में पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये जो जैसे कक्षा है और ये पृथ्वी है, इसका जो अक्ष है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितनी? 23.5 डिग्री। जैसे कि इसको इस रूप में समझो, ये पृथ्वी है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस प्रकार से होनी चाहिए पृथ्वी, जबकि इस प्रकार से न होकर के अपना अक्ष है वो कुछ थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि इसका अक्ष ये ध्रुवों के स्थान है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो ये जो कोण है इसके बीच का ये है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। कहाँ पर झुकी है पृथ्वी? 23.5 डिग्री है, वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कहाँ पर झुकी हुई है? अपने अक्ष पर। और इन अक्ष का अपनी कक्षा के साथ जो कोण बना रही है, ठीक है, जैसे ये हो गई और ये यहाँ पर, तो ये जो कोण है ये है 66 डिग्री, 30 मिनट या 66.5 डिग्री है। इनमें परिक्रमा कक्ष के साथ इनका पृथ्वी का झुकाव है। इस कारण संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर तापमान का जो वितरण है वो अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रभावित करता कौन? इनकी परिक्रमा कक्ष में पृथ्वी की अक्ष का झुकाव, और अक्ष का झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री या 66 डिग्री 30 मिनट का है। ठीक है, एक अक्ष जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी झुकी हुई है, वो जो झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट इसका झुकाव है। ये भी इनका प्रभावित करता है। प्लस ये पृथ्वी है इस रूप में, इसका कक्ष गोलाकार रूप में न होकर के अंडाकार रूप में है। किस रूप में है? अंडाकार। इनका कक्ष है वो इस प्रकार से है, जैसे ये पृथ्वी है, सॉरी, जैसे ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य तो गोलाकार रूप में न लगा करके ये कुछ इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और ये जो कक्ष आपको कक्षा दिख रही है इस परिक्रमा की, ये कुछ गोल न होकर के अंडाकार, यानी कि इसका शेप है वो बीच में से चौड़ा है, जबकि ऊपर से थोड़ा धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये अधिकतम दूरी है। पृथ्वी अपनी कक्षा में यहाँ पर भी होती है और अपनी कक्षा में यहाँ पर भी होती है वर्ष में एक बार। ठीक है, और पृथ्वी यहाँ पर भी होती है वर्ष में एक बार और यहाँ पर भी होती है। ठीक है, इस प्रकार ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान रहती है। ठीक है, और एक वर्ष का समय से ये अपनी परिक्रमा है वो पूर्ण करती है। ठीक है, वो अपन अलग से देखेंगे कि अक्षांश देशांतर और उनकी परिक्रमा, ठीक है, और अक्ष पर वो चीज़ें अलग है। अपने सूर्यताप से संबंधित है कि भाई सूर्यताप किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो ये जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी है ये कम है। ठीक है, क्योंकि ये जो कक्षा है, कक्षा का जो ये स्थान है ये नज़दीक है, जबकि ये स्थान अधिक दूरी पर है। ठीक है, की अपेक्षा इस स्थान से। ठीक है, इसका मतलब वर्ष में एक बार पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थान पर होती है, जबकि एक समय में वर्ष में कोई एक समय ऐसा आता है वहाँ अधिकतम दूरी पर होती है। तो वो अधिकतम दूरी है वो है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। ठीक है, जबकि न्यूनतम दूरी, ये सर्वाधिक दूरी है, सर्वाधिक दूरी अपनी कक्षा की, जबकि न्यूनतम दूरी है वो है 14 करोड़ और 70 लाख किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब एक समय में तो पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होती है, तो सूर्य तप है वो अधिक प्राप्त करती होगी सौर विकिरणें, जबकि जब दूरी पर होती है उसका स्थान, जब दूरी पर स्थान उसकी कक्षा है वो दूरी पर स्थित होती है, तो उस समय सौर विकिरणें कम प्राप्त करती होगी। ठीक है, इसलिए सौर तप है वो भी कम प्राप्त होता होगा। तो ये जो कम दूरी है उसको बोलते हैं उपसौर।
उसको क्या बोलते हैं, उपसौर। जब उप का अर्थ होता है पास में, इसका मतलब पास में होती है तब दूरी कितनी, 14.70 लाख किलोमीटर, जबकि दूरी पर अप का अर्थ होता है दूर। और इस घटना को जब दूरी पर स्थित होती है, सर्वाधिक दूरी पर, तो उसको बोलते हैं अपसौर। ठीक है, इसको बोलते हैं अप हेलियन। हेलियन का अर्थ होता है सूर्य, अप यानी दूर। ठीक है, उपसौर को बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि ये सौर विकिरणें जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है तो इनसे प्रभावित होती है। यानी कि उपसौर जब पास में होती है तो सौर विकिरणें क्या होगी, प्राप्त होगी, सौर विकिरणें अधिक प्राप्त होगी। अधिक, जबकि अपसौर की अवस्था के अंदर कम प्राप्त होगी। ठीक है, और ये घटना कब होती है, साल में एक बार। तो उपसौर की जो घटना है वो होती है 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को। और जो अपसौर है ये होती है 4 जुलाई को। ये तिथि आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा हुआ और पूछा जा सकता है। उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को, अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। जिस समय पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है अपनी कक्षा में सूर्य से, तो कम ऊर्जा की या कम सौर विकिरणें प्राप्त करती है। ठीक है, जब नज़दीक अवस्था में होती है या न्यूनतम दूरी में होती है 3 जनवरी को, उस समय अधिक मात्रा में सौर विकिरणों को प्राप्त होती है। इसका मतलब ये भी सौर विकिरणों को, ये जो दूरियां हैं इनकी कक्षा की, वो भी इनको प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या चीज़ें प्रभावित करती होगी, तो अन्य कारक है जैसे कि स्थल और जल का वितरण। पृथ्वी की सतह पर जल और स्थल है वो समान रूप से वितरित नहीं होकर अलग अलग रूपों में है, और इनकी प्रकृति भी अलग है। गर्म होने की जो प्रकृति है वो अलग है। जलीय भाग है वो धीरे ठंडा होता है और धीरे ही गर्म होता है। ठीक है, जबकि जो स्थल का भाग है, कठोर भाग है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ही ठंडा होता है। इसका मतलब जो इनका विन्यास है वो अलग अलग है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्थान पर अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो भी सौर विकिरण को प्रभावित करती है और उनके अंदर भी अपसेट आता रहता है। इसके अलावा जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, क्या है, वायुमंडलीय परिसंचरण आगे की यूनिट आएगी, उसमें देखेंगे कि जो वायु हवा अपन देखते हैं, ठीक है, इसकी गतिशील अवस्था होती है उसको पवन बोलते हैं। ठीक है, और पवन एक निरंतर गतिशील अवस्था में, यानी कि जहाँ भी तापमान का अंतर पाया जाता है उनके बीच में वायु है वो गतिशील अवस्था में पाई जाती है। और कम तापमान वाला स्थान से जो कम तापमान है वहाँ से वायु है वो अधिक तापमान की ओर, और अधिक तापमान से कम तापमान की ओर। ये तापमान है एक दूसरे से अंतर है वो कम होने के लिए बैलेंस रूप में पवन है वो गतिशील रहती है और तापमान को स्थानांतरित करती है अपने साथ में। ठीक है, तो ये जो वायुमंडलीय परिसंचरण जो तंत्र है या उनकी परिसंचरण गतिविधि है वो भी तापमान को प्रभावित करती है और सौर विकिरण को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि भाई ये चीज़ें प्रभावित करती है, तो सूर्य ताप की भिन्नता के जो स्थल रूप है वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ें इनका वितरण के साथ साथ जो चीज़ें हैं जो स्थानिक वितरण है, ठीक है, या पृथ्वी की जो सतह है वो किस प्रकार प्रभावित करती है। तो पृथ्वी की सतह है वो सौर विकिरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, ठीक है, वो प्रभावित करती है। पृथ्वी की घूर्णन है गति सौर विकिरण को 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये अपने अक्ष पर जब 24 घंटे में एक कक्ष अपना जो घूर्ण अक्ष पर जो घूर्णन है पृथ्वी का वो पूरा हो जाता है 24 घंटे में, तो प्रत्येक स्थान पर अलग अलग सौर विकिरणों की प्राप्ति है वो भी इनसे प्रभावित होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि भाई किरणों का नति कोण, दूसरा है किरणों का नति कोण।
अलग अलग अक्षांशों पर सौर विकिरणों का जो कोण है या पृथ्वी सौर विकिरणों का जो झुकाव है वो भी अलग अलग प्रकार से है। जैसे उस उच्च अक्षांशों में अपन देखते हैं कि सौर विकिरणें हैं वो तिरछी रूप में पड़ती है। तिरछी रूप के कारण एक तो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तथा वह जो वायुमंडल का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है या बहुत बड़ा उसका द्रव्यमान है उसको पार करना पड़ता है, और बहुत लंबी दूरी तय करने के कारण जो सौर विकिरण या तो परावर्तित हो जाती है या प्रकीर्णित हो जाती है या फिर विसरण हो जाता है उनका। इस कारण सतह पर बहुत ही कम मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त होती है। इसलिए अपन देखते हैं कि वहाँ का तापमान बहुत कम होता है और सदैव बर्फ से ढके हुए ध्रुव प्रदेश रहते हैं। ठीक है, उसका एकमात्र कारण सौर विकिरणों की कम प्राप्ति होना। ठीक है, इसके अलावा तो देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक है तो दिन की अवधि। दिन की अवधि, दिन की अवधि जैसे अपन देखते हैं कि ध्रुवों पर जो 6 महीने के दिन या 6 महीने के रात होते हैं, जबकि विषुवत रेखा पर ठीक 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात, और विषुवत रेखा से ठीक उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो दिन की अवधि के अंदर ऋतुओं के साथ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, और परिवर्तन होता रहता है तो सौर विकिरणें भी प्राप्त, उन सौर विकिरणों की प्राप्ति है वो भी परिवर्तित होती रहती है। इसका मतलब वो भी सौर विकिरणों से प्रभावित और उनके ऊर्जा का जो संतुलन है वो प्रभावित होता है इससे। ठीक है, इसके अलावा जो वायुमंडलीय पारदर्शिता या स्थलीय विन्यास है, वायुमंडलीय पारदर्शिता और स्थलीय विन्यास, ठीक है, ये मोस्टली सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित करते हैं। लेकिन देखते हैं वायुमंडलीय पारदर्शिता, तो वायुमंडल के अंदर बहुत से पदार्थ है जिसके अंदर अपन ने उनके संगठन के रूप में पढ़ा था कि बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे जलवाष्प, धूल के कण वगैरह है, तो वो भी सौर विकिरण है उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, और स्थल का विन्यास, ठीक है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है, या फिर झील है या जलीय प्रदेश है, तो वो भी प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अपन पृथ्वी की सतह पर जो प्रभावित करने वाले कारक, तो पृथ्वी की सतह में मुख्यतः पृथ्वी की घूर्णन गति है, ठीक है, किरणों का नति कोण है, दिन की अवधि है, वायुमंडलीय पारदर्शिता है और स्थलीय विन्यास है। इसके अलावा देखते हैं कि भाई ये जो नति कोण वगैरह ये किस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो मैंने शुरुआत में ही बताया, अक्ष पर जो झुकी हुई है या घूर्णन गति करती है, तो वो अपने जो कक्षा के अंदर घूर्णन गति अक्ष में और उनके कक्षीय में झुकाव है 66.5 डिग्री का या 66 डिग्री 30 मिनट का, तो उस झुकाव के कारण पृथ्वी की संपूर्ण जो सतह है उस पर अलग अलग मात्रा में प्रत्येक ऋतु में अलग अलग सौर विकिरणें प्राप्त होती है। वो अपन देखते हैं जब ऋतुएं पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सौर विकिरणों में विन्यास, उनमें जो अंतर है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं फिर सौर विकिरणों का जो वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वो किस प्रकार से प्राप्त होती है अपने को। सौर विकिरणें वायुमंडल के अंदर इसकी प्राप्ति है वो लघु तरंगों के रूप में होती है। किस रूप में होती है? लघु तरंगों के रूप में। ठीक है, आपने लघु तरंगे या सौर दीर्घ तरंगे ये चीजें पढ़ी होगी, लेकिन ये जो सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में आती है, ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। किस रूप, कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में, क्योंकि यहाँ का जो जलवाष्प है या धूल के कण हैं ये इन्हें प्रभावित करते हैं। ठीक है, किस रूप में प्रभावित करते हैं? तो जलवाष्प या जलवाष्प का जो भाग है वो वायुमंडल में जो सौर विकिरण है उसका अवशोषण कर लेती है। किस, उनका क्या कर लेती है? अवशोषण। जबकि धूल के कण हैं ये इनके आकार के आधार पर या तो प्रकीर्णन कर लेते हैं या विसरण कर लेते हैं, डिफ्यूजन, यानी कि सौर विकिरणों का अब उनका जो बिखराव है वो कर देती है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है अलग दिशाओं में परावर्तित कर देना। ठीक है, इन परावर्तन प्रकीर्णन की क्रिया के कारण, तो अवशोषण के कारण, तो वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। किससे? सौर विकिरणों से, लघु तरंगों से भी वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। किस रूप में? जब जलवाष्प के द्वारा या किसी गैसों के द्वारा जो सौर विकिरण उनका अवशोषण कर लेते हैं। प्रकीर्णन के कारण कौन सी घटना होती है? तो इससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस कारण? प्रकीर्ण क्रिया के कारण। जबकि विसरण के कारण क्या चीज है? विसरण के कारण जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है या सौर विकिरणों से जो अपने को प्रकाश दिखाई दे, ये प्रकाश प्राप्त होता है, उसका विसरण हो जाता है, अलग अलग भागों में डिवाइडेशन हो जाता है, जिस कारण
सूर्योदय अथवा सूर्यास्त से, सूर्योदय से तो अपने को पहले जो उजाला अपन देखते हैं कि सूर्य उदय से ठीक 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले ही अपने को लगता है कि हाँ सूर्य उदय होने वाला है, यानी कि प्रकाश अंधेरा खत्म हो जाता है। जबकि सूर्य अस्त से ठीक बाद 1 या 1.5 घंटे तक अपने को देखने को मिलता है कि अंधेरा नहीं होता है। तो वो किस प्रक्रिया के कारण या कौन सी गतिविधि के कारण है? तो वो विसरण के कारण, क्योंकि बहुत से धूल के कण हैं वो प्रकाश को विस्तृत अलग अलग भागों में डिफ्यूजन कर देते हैं उनका, ठीक है, वितरित कर देते हैं। इस कारण क्या होता है, कौन सी घटना होती है? सूर्य उदय से पहले प्रकाश मान होना और सूर्य अस्त के बाद भी प्रकाश का दिखाई देना या अंधेरा न होना। तो ये किस विधि के कारण होता है? विसरण के कारण। जबकि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है या सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो लालिमा दिखाई देती है, यानी कि रंग में जो परिवर्तन होता है, वो किस कारण होता है? प्रकीर्ण। और जो वायुमंडल गर्म हो जाता है वो किस कारण होता है? अवशोषण कारण। सौर विकिरणों का लघु तरंगों के रूप में अवशोषण होता है। ये सौर विकिरणें जब लघु तरंगों के रूप में धरातल पर आती है तो धरातल इससे क्या कर देता है? परावर्तन। सौर विकिरणों का जो ये लघु तरंगे हैं, लघु तरंगे, इनका क्या वायुमंडल में क्या कर दिया जाता है? परावर्तन। कोई भी पिंड से कोई सौर विकिरण आकर के टकराती है, कोई ऊर्जा या ऊष्मा आती है, तो वो पिंड जब गर्म होता है तो वो स्वयं जो विकिरणों के रूप में ऊष्मा है उसको विकिरित कर देता है या उनका परावर्तन कर देती है। खुद विकिरित के रूप में एक पिंड के रूप में गर्म पिंड है वो विकिरणों का स्रोत बन जाता है, और वो विकिरणों का स्रोत पृथ्वी से टकराने के बाद जो स्रोत है तो वो विकिरण कहलाती है पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण एक प्रकार की लघु तरंगे हैं, जबकि पार्थिव विकिरण हैं वो दीर्घ तरंगे हैं। किस प्रकार की तरंगे हैं? दीर्घ प्रकार की तरंगे। और सौर विकिरणों के लिए अपना वायुमंडल है वो एक एज देखा जाए तो पारदर्शी है, जबकि पार्थिव विकिरणें हैं वो परावर्तित होकर जाती है और दीर्घ रूप में या लंब रूप में हो जाती है, तो उसके लिए अपना वायुमंडल है वो अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी होने के कारण वायुमंडल उसका अवशोषण कर लेते हैं। इस कारण अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से? ये दीर्घ तरंगे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल को क्या करती है? गर्म, वायुमंडल को गर्म कर देती, क्योंकि वायुमंडल इनका इन दीर्घ तरंगों के क्या करता है? अवशोषण, अवशोषण कर लेता है। तो ये चीजें अपन ने देख ली, अवशोषण क्या होता है, प्रकीर्ण क्या होता है। अब देखते हैं इनका स्थानिक वितरण, कि ये जो सौर विकिरण अपने को प्राप्त होती है क्या ये सभी स्थानों पर एक जैसा ऊर्जा अपने को प्रदान करती है पृथ्वी पर? तो नहीं, इनका स्थानिक वितरण अलग अलग है। सौर विकिरणों का स्थानिक वितरण, शुरुआत में एक फैक्ट पढ़ा था अपन ने कि ऊर्जा, जो ऊर्जा का स्रोत है वो कैलोरी के रूप में, तो वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में प्रति मिनट कितना प्राप्त हो रहा था? 1.94 कैलोरी, ठीक है। जबकि जो ऊर्जा के रूप में जो सौर विकिरण प्राप्त होती है तो वो सर्वाधिक मात्रा में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है, क्योंकि सौर विकिरण वहाँ नतीलम जो कोण है वो सीधी प्रकाश जो सौर विकिरण है वो सीधी रूप में पड़ती है। इस कारण विषुवतीय क्षेत्र के अंदर जो ऊर्जा है वो 320 वाट प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर प्राप्त होती है। जबकि वही ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुवों पर है वो 70 वाट प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर प्राप्त होती है। इसका मतलब स्थानिक वितरण है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, यानी कि विषुवत रेखा पर सौर विकिरण अधिक मात्रा में, जबकि ध्रुवों पर सौर विकिरण है वो कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। इसका मतलब विषुवत रेखा से या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ऊर्जा की प्राप्ति है वो कम होती है, ठीक है, वो घटती जाती। इसके अलावा जो महाद्वीपीय या महासागरीय क्षेत्र है उनमें एक ही अक्षांश पर जो चीजें हैं, इसमें देख लेते हैं कि विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा में ये है, विषुवत रेखा के पास तो इतना अधिकतम न होकर के उष्ण जो कटिबंधीय है, कौन सा क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र,
विषुवत रेखा के ठीक उत्तर में 30 डिग्री और विषुवत रेखा के ठीक दक्षिण में 30 डिग्री का जो क्षेत्र है, वो अभी जब अपन उन वायुदाब की पेटियां या उनके कक्ष पढ़ेंगे तो वो उसमें देखेंगे कि भाई कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध कौन सा, शीतोष्ण क्या है, वो चीज़ें देखेंगे। तो उष्ण कटिबंध ये भाग है या उपोष्ण प्रकार का जो कटिबंध है, इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में सौर विकिरणों से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और सबसे अधिक मात्रा में कहाँ प्राप्त होती है, उपोष्ण और उष्ण कटिबंध के अंदर। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ मेघ आच्छादन नहीं होता है, यानी कि जो आसमान है वो साफ होता है, उसमें किसी भी प्रकार के मेघ है वो देखने को नहीं मिलते हैं। अब क्यों नहीं मिलते वहाँ, तो वो अपन आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्योंकि वह वायु का अवतलन होता है, यानी कि वायु नीचे ऊपर से नीचे की ओर आती है और ठंडी होने के कारण उसमें दबाव है, तो वो पृथ्वी की सतह पर दबाव के कारण किसी प्रकार के बादलों का निर्माण नहीं होता है। इस कारण वहाँ सर्वाधिक मात्रा में सूर्य तप से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और सबसे कम है वो ध्रुवों पर प्राप्त होती है। इसके अलावा जो स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले चीज़ है तो महाद्वीप और महासागर। अपन देखते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो अक्षांश है वहाँ अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ध्रुवों पर कम, क्योंकि वहाँ तिरछी प्रकार की विकिरण प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए उनका क्षेत्र है वो लंबा पड़ जाता है। लेकिन एक ही अक्षांश पर तो समान मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर एक ही अक्षांश है उसमें महाद्वीप और महासागर के भाग अलग अलग प्रकार के विन्यास देखने को मिलते हैं, तो वहाँ भी ऊर्जा के जो स्रोत है या ऊर्जा प्राप्ति है वो अंतर रूप में या उनमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि महासागरीय भाग है वहाँ जलवाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण ऊर्जा का वायुमंडल के अंदर अवशोषण हो जाता है, जबकि जो सतह का भाग है या महाद्वीपीय भाग है वहाँ सीधी धरातल को प्राप्त होती है, तो वहाँ ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होती है। इसके अलावा चीज है तो शीत ऋतु के अंदर जो मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश या जो ध्रुवीय प्रदेश है उसके अंदर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। किस चीज के अंदर, शीत ऋतु के अंदर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के अंदर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, जबकि शीत ऋतु के अंदर कम होती है। कहाँ पर, मध्य अक्षांश और ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर। तो ये स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसके अलावा अब अपन देखते हैं कि भाई वायुमंडल इस प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति करता है, ठीक है। और जब सौर विकिरणों से लेता है उसका भी अवशोषण वायुमंडल में होता है। कुछ चीज़ें परावर्तित होती है पार्थिव विकिरण से, और पार्थिव विकिरणों से अपना सौर विकिरण जो दीर्घ तरंगें होती है उससे अप्रत्यक्ष रूप से अपना वायुमंडल गर्म होता है। तो क्या ये इस प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है, तो क्या वायुमंडल पूर्णतः गर्म होता ही जाता है? लेकिन देखते हैं कि इस प्रकार की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तापमान हमेशा निरंतर संतुलित अवस्था में बना रहता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो ये गर्म होने का कारण अपन ने देख लिया कि कुछ सौर विकिरणें जो कि लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती है और यहां से परावर्तित होकर के जो पार्थिव विकिरण है, ठीक है, पार्थिव विकिरणों से ये जब ऊपर जाती है वायुमंडल के अंदर, पार्थिव विकिरण जो कि दीर्घ तरंगे हैं, ठीक है, ये वायुमंडल को गर्म करती है। लेकिन पृथ्वी की सतह के साथ और वायुमंडल के अंदर जो ऊष्मा है, ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो वो अपन देखते हैं। जैसे ये धरातलीय भाग है और इससे सौर विकिरणें लघु तरंगों के रूप में आई, तो ये ठोस भाग है जब गर्म हो जाता है। ठोस भाग गर्म हो जाने के कारण यहाँ इसके संपर्क की जो वायु थी, यहाँ देख लीजिए ये संपर्क की वायु है, तो ये इनके जो वायु के कण है या ये अणु है, ये इसके संपर्क के कारण गर्म हो जाते हैं। और गर्म होने के कारण पृथ्वी की जो सतह के पास वाली वायु है वो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो चालन विधि से। किस विधि से होता है, चालन विधि से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पृथ्वी के संपर्क की वायु है वो गर्म किस रूप में या किस विधि से होती है, तो वो किस रूप में होती है, चालन विधि के रूप में, ठीक है, चालन विधि के रूप में होती है। जबकि अपन देखते हैं कि भाई इसके ठीक ऊपर की वायु है
ठीक है, ये गैसीय अवस्था में है, तो ये एक संवहनीय धारा के रूप में जब ये गर्म हुई तो ऊपर की ओर उठेगी, और ये ठंडी, यहाँ की ऊपर ठंडी वायु है, वो भार के कारण या दबाव के कारण नीचे की ओर, इस प्रकार से एक संवहनीय धारा का चक्र बन जाता है। ठीक है, और ये विधि कौन सी कहलाती है? संवहन विधि। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई ऊपरी वायुमंडल या पूर्ण वायुमंडल का जो गर्म होने की विधि है वो किस रूप में हो जाती है? तो वो संवहन विधि से, यानी कि वायु गर्म होकर सतह से ऊपर की ओर उठती है, संवहनीय धारा के रूप में ऊर्ध्वाधर गति के रूप में ऊपर की ओर जाती है, जबकि ऊपर की ठंडी वायु है वो सतह के पास नीचे दबाव के कारण नीचे की ओर आती है। इस प्रकार की गति से जो वायुमंडल गर्म होता है तो वो संवहन विधि से। संपूर्ण वायुमंडल किससे गर्म होता है? अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा का प्राप्ति कहाँ से होती है? कौन सी विधि से? तो संवहन विधि से। केवल एक चीज ध्यान रखनी है, पृथ्वी के संपर्क में या सतह के पास वाली जो वायु है वो किस रूप में गर्म होती है? चालन विधि से। ठीक है, ये तो चीज होगी एज ए ऊर्ध्वाधर रूप में, ऊर्ध्वाधर या लंबवत किसका स्थानांतरण हो रहा है? ऊष्मा या ऊर्जा का। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण, और एक स्थान पर जो कम ऊर्जा या कम तापमान है वहाँ अधिक तापमान से कम तापमान की ओर वायु है वो चली जाती है, और वहाँ तापमान का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप में। लेकिन पृथ्वी पर देखते हैं कि क्षैतिज रूप में भी वायु का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ टेम्परेचर अधिक है और यहाँ टेम्परेचर कम है। ठीक है, अधिक टेम्परेचर से कम तापमान की ओर जो वायु है वो गतिशील अवस्था में रहती है, और यहाँ दाब अधिक होने के कारण यहाँ की वायु है वो गर्म दिशा के अंदर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, क्षैतिज स्थानांतरण, उसको बोलते हैं अभिवहन। क्या बोलते हैं? अभिवहन प्रकार की गति होती है, और अभिवहन प्रकार की गति अपने को देखने को मिलती है सतह पर जो पवन चलती है वो पवन मुख्यतः रूप से किस रूप में चलती है? अभिवहन। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थली भाग है या रेगिस्तानी भाग है वहाँ चलने वाली गर्मियों की लू, या जब अपन स्थानीय पवन पढ़ेंगे या पवनों का जो प्रवाह पढ़ेंगे, जो अपना पार्थिव जो भू विक्षेपी पवने हैं या फिर जो भी धरती पर जितने प्रकार की पवने हैं वो किस रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण करती है? अभिवहन रूप में। और अभिवहन रूप में या क्षैतिज गति के कारण ही कौन सी घटनाएं होती है पृथ्वी की सतह पर? मौसमी घटनाएं। किस प्रकार की घटनाएं होती है? मौसमी प्रकार की घटनाएं। किस रूप में? पृथ्वी पर ऊर्जा का क्षैतिज स्थानांतरण किस गति के? अभिवहन रूप में। तो उससे क्या होती है? मौसमी घटनाएं होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं भाई कि सौर विकिरणें जो पृथ्वी के प्राप्त होती है इनको प्रभावित करने में या अवशोषण करने के अंदर सबसे जो मुख्य योगदान है वो है CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ये अपन देख लिया था कि जलवाष्प है और विभिन्न प्रकार की गैसों के अंदर CO2 गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। ठीक है, ये पृथ्वी पर जो सौर विकिरणें हैं वो प्राप्त करती है और उनका अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल को गर्म करती है। ठीक है, और इस प्रकार से गर्म होने के साथ साथ ये जो वायुमंडल है, जैसे देखते हैं अपन, जैसे सौर विकिरण से ऊर्जा प्राप्त हुई और पार्थिव विकिरण से वायुमंडल गर्म हुआ, और ये वायुमंडल भी एक समय के बाद जब ऊष्मा है उसका अंतरिक्ष के अंदर उत्सर्जन कर देते हैं, अंतरिक्ष में उत्सर्जन कर देते हैं। और यही इस उत्सर्जन के कारण ही अपना जो वायुमंडल का जो तापमान है वो हमेशा स्थिर बना रहता है, यानी कि न तो ऊष्मा का ह्रास होता है ना यहाँ संचय होता है। जितना अंतरिक्ष से या सूर्य से जितनी विकिरणों के रूप में जितनी ऊष्मा ली उतनी की उतनी वायुमंडल के द्वारा ऊष्मा है वो उत्सर्जित कर दी जाती है, जिससे अपने वायुमंडल का जो तापमान है वो स्थिर बना रहता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके ठीक अगला जो टॉपिक है वो है ऊष्मा बजट। क्या है? ऊष्मा बजट। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने देख लिए, उनको स्थानिक जो वितरण है वो उसमें भिन्न प्रकार वो उनको भिन्नता देखने को मिलती है, वो किस प्रकार की है। अब देखते हैं प्रॉपर जो 100% के रूप में जो ऊष्मा है जो सौर विकिरण अपने को प्राप्त होती है वो कितने प्रतिशत के रूप में या किन किन रूपों में
पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती है, कितने प्रतिशत वायुमंडल के अंदर रहती है, तो ए जे उसका बजट होता है प्रॉपर, इसको 100% मान लेते हैं सौर विकिरणों को। सौर विकिरण, या इसको यहां लिखता हूं मैं सौर विकिरण। ऊष्मा बजट यानी कि सौर विकिरण से अपने को ऊष्मा प्राप्त होती है, इसको 100% मान के चलते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये वायुमंडल को ऊपरी सतह से, ये धरातल है, ये वायुमंडल की ऊपरी सतह है और ये धरातल है, क्या ये पूर्ण रूप से 100% दिख रही है? ये कि ये सतह को प्राप्त होती है, लेकिन अब देखेंगे तो पता चलता है कि भाई ये 100% के रूप में धरातल को ये ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है। तो किस रूप में होती है? तो देखते हैं कि कुछ जो कण होते हैं या जलवाष्प, इनके द्वारा तो अवशोषण किया जाता है, कुछ विकिरणें हैं वो कणों के द्वारा उनका प्रकीर्णन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण कुछ तो सौर विकिरण है वो स्वतः ही आकाश में, अंतरिक्ष में चली जाती है, ठीक है। अंतरिक्ष में प्रकीर्णन के कारण परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित। जबकि और प्रकीर्णन से कुछ मात्रा में जो बची हुई है वो अपने को पृथ्वी की सतह को प्राप्त होती है, ठीक है। किससे हो रही है? प्रकीर्णन से प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इनकी मात्रा देखेंगे कि भाई प्रकीर्णन से प्राप्त हो रही है, वो इनकी मात्रा कितनी है। तो पृथ्वी की सतह पर 17% प्राप्त हो रही है। कितने प्रतिशत? 17% किससे हो रही है? प्रकीर्णन से। जबकि प्रत्यक्ष रूप से कितने रूप में? प्रत्यक्ष रूप के अंदर जो प्राप्त हो रही है पृथ्वी की सतह पर, वो हो रही है 34%। कितने प्रतिशत मात्रा में सौर विकिरणें प्राप्त होती है? 34%। और जो सौर विकिरणें जो लौटाई हुई या प्रकीर्णन के द्वारा या स्वतः ही कि अवशोषण के अलावा जो चीजें अंतरिक्ष को, वो होती है 35%। कितने प्रतिशत? 35% तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती ही नहीं है, उससे पहले ही परावर्तित कर दी जाती है, ठीक है। कितने प्रतिशत? 35% परावर्तित, पृथ्वी की सतह से पहुंचने से पहले ही परावर्तित कर जाती है, ठीक है। वो किस प्रकार से? जैसे 27% है वो बादलों से परावर्तित होती है, ठीक है। 6% है वो प्रकीर्णन के कारण, और 2% है वो हिमाच्छादन के रूप में। जो हिम या बादल है वो इनको परावर्तित कर देते हैं कुछ प्रकीर्णन के द्वारा। यहां से अपन प्रकीर्णन के रूप में देखते हैं तो यहां से 6% है वो प्रकीर्णन से परावर्तित हो जाती है, 27% बादलों से परावर्तित हो जाती है वायुमंडल के अंदर, और 2% है वो हिमाच्छादन के रूप में। तो ये जो 35% है ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित कर दी जाती है, और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित जो सौर विकिरणें होती है उनको बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं? एल्बिडो। तो क्वेश्चन के रूप में आ सकता है एल्बिडो क्या है? तो ऐसी सौर विकिरणें जो पृथ्वी की सतह पर आने से पहले ही अंतरिक्ष के अंदर परावर्तित कर दी जाती है, उसको बोलते हैं क्या? एल्बिडो। और एल्बिडो की मात्रा कितनी है? 35%, जिसमें अलग अलग रूपों में है। 27% बादलों से, 6% प्रकीर्णन के द्वारा, और 2% हिमाच्छादन के द्वारा, ठीक है। अब 100% से 35% तो होगी परावर्तित, इसका मतलब पीछे कितनी बची? 65%, ठीक है। 65% के अंदर से तो प्रत्येक प्रकीर्णन के द्वारा पृथ्वी की सतह पर कितनी आई? 17%, और प्रत्यक्ष रूप से कितनी आई? 34%। ये कितनी दोनों मिलाकर के कितनी हुई? 51%। 51% जो सौर विकिरणें हैं वो पृथ्वी की सतह पर आती है प्रत्यक्ष रूप से और प्रकीर्णन के माध्यम से, ठीक है। कौन कौन सी? 17% तो पृथ्वी की सतह पर आ रही है प्रकीर्णन से, और प्रत्यक्ष रूप से आ रही है 34%। दोनों मिलाकर के कितनी हुई?
51%, जबकि पृथ्वी की सतह पर आने से पहले ही परावर्तित कर दी जाती है वो कितनी है 35%। ठीक है, तो 51%, 65% बची पीछे, 65 से 51 चले गए, इसका मतलब 14% कहां गई, तो वो 14% है उसका हो जाता है अवशोषण। किसके द्वारा, वायुमंडल के द्वारा। किसके द्वारा हो जाता है, वायुमंडल के द्वारा। दोबारा समझो, 100% के रूप में सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर आती है, तो जैसे ही पृथ्वी की जो वायुमंडलीय परत है उसको प्रवेश करती है उसके अंदर या आगामी रूप में, तो 35% तो सौर विकिरणें पृथ्वी की सतह को टच करने से पहले ही परावर्तित हो जाती है, जिसको 3 भागों में, जैसे 27% है वो बादलों के द्वारा है, 6% है वो प्रकीर्ण यानी कि जो भी धूल के कण हैं वो प्रकीर्ण के माध्यम से परावर्तित कर देते हैं, 2% पृथ्वी के ऊपर हिम आच्छादित यानी हिम के जो क्षेत्र है वहां से परावर्तित हो जाती है। तो 35% ऊर्जा पृथ्वी की सतह को प्राप्त नहीं होती, उसको एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, वो प्रत्यक्ष परावर्तित होती है। इसके अलावा प्रकीर्णन से प्राप्त पृथ्वी की सतह को कितने परसेंट, 17%, प्रत्यक्ष रूप से सतह को कितनी प्रतिशत, 34%। इसका मतलब सतह के ऊपर कितनी एनर्जी आई, कितनी सौर विकिरण है, 51%। ठीक है, 35 लौटा दी थी तो पीछे 65 बची, 65 से 51% धरती पर आ गई, तो 14% जो बची हुई सौर विकिरण है वो वायुमंडल के अंदर क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। ठीक है, पूर्ण ध्यान रख के इसको देखें कि भाई 65% वायुमंडल को प्राप्त हो रही है, किसको प्राप्त हो रही है, वायुमंडल को। 65 में से 51% कहाँ आ रही है, पृथ्वी की सतह पर, और 14% कहाँ आ रही है, वायुमंडल के अंदर अवशोषित रूप में मौजूद है। ठीक है, तो ये तो सौर विकिरणों का, वायुमंडल को प्राप्त होने वाला प्राप्त होती है सौर विकिरण के रूप में। ठीक है, तो 35% लौटा करके 14% वायुमंडल में, 51% क्या है, पृथ्वी की सतह पर है। इसी को ठीक वापस 51% को 100% मानते हैं, 51% था सौर विकिरणों का, इसको वापस 100% मानते हैं। ठीक है, और ये जब पृथ्वी की सतह को या धरातल को प्राप्त होती है, ठीक है, तो ये हो जाती है फिर पार्थिव विकिरण। कौन सी विकिरण हो जाती है, पार्थिव विकिरण। इसका मतलब ये पार्थिव विकिरण पृथ्वी को टच करने के बाद परावर्तित होती है। परावर्तित जब ये जो परावर्तन का रूप है तो ये कितने प्रतिशत है, किस रूप में है, तो ये अपन देखेंगे पार्थिव विकिरण है जो 51% थी, इस 51% का जो 17% है, 17% है, ये पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से अंतरिक्ष को चली जाती है, अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, कितने में से, 51 में से, इसका मतलब पीछे कितनी बची, 34%, और ये 34% है ये पार्थिव विकिरणें ये अवशोषित हो जाती है। किसके द्वारा, वायुमंडल के द्वारा। इसका मतलब वायुमंडल के अंदर सौर विकिरणों का कितना भाग अवशोषित हो रहा था, 14%, जबकि पार्थिव विकिरणों का कितना भाग अवशोषित हो रहा है, 34%। इसका मतलब सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विकिरणें अवशोषित हो रही है, पार्थिव विकिरणें। जस्ट ठीक इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि पार्थिव विकिरणों के द्वारा वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो ये 34% है, जबकि सौर विकिरणों का कितना भाग था, 14%। इसका मतलब सौर जो वायुमंडल है इसके अंदर अवशोषित रूप में कितनी प्रतिशत एनर्जी रही, 48%। ठीक है, और ये 48% एनर्जी है जो पूर्णतः वायुमंडल के अंदर रहती है। ठीक है, और यही वायुमंडल को क्या करती है, गर्म करती है। लेकिन ये गर्म करती है, लेकिन ये वायुमंडल भी इसको क्या करता है, जिस प्रकार पार्थिव विकिरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है, तो वायुमंडल भी इन्हीं 48% को क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है इसका अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में इसका उत्सर्जन कर देता है, तो वायुमंडल का जो तापमान है वो स्थिर बना रहता है। ठीक है, तो ये था अपना ऊष्मा बजट जो सौर विकिरणें और पार्थिव विकिरणों का। इसमें एक तो ध्यान रखना है एल्बिडो क्या है, तो ऐसी सौर विकिरणें जो कि पृथ्वी की सतह को टच होने से पहले ही या सतह पर आने से पहले ही परावर्तित हो जाती है, तो वो कितनी, उसकी मात्रा कितनी है, तो वो है 35%। ठीक है, पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष रूप से 34%,
जबकि प्रकीर्णन के द्वारा 17%। दोनों मिलाकर कितनी होती है? 51%। 51% है वो पार्थिव विकिरण का रूप ले लेती है। पार्थिव विकिरणों का 17% है वो अंतरिक्ष को परावर्तित हो जाता है, जबकि 34% है वो अवशोषण हो जाता है। फिर सौर विकिरणों का 14% और पार्थिव विकिरणों का 34% मिलाकर के वायुमंडल के अंदर 48% जो सौर विकिरणें प्राप्त होती है, उससे वायुमंडल गर्म होता है और एक समय के बाद एक क्रिया से ये वायुमंडल द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है। इसका मतलब जितनी सौर विकिरणें आई इतनी पार्थिव विकिरणें और सौर विकिरण दोनों ही अंतरिक्ष के अंदर उत्सर्जित कर दी। इसका मतलब वायुमंडल का जो तापमान है ये एक संतुलित अवस्था में या एक बैलेंस रूप में समान बना रहता है, और यही क्या कहलाता है? अपना ऊष्मा बजट। धन्यवाद।